अगर कोई वैसे भी आपकी प्रॉपर्टी में घुस गया है, चलो ये तो टेनेंट है, अदरवाइज भी कोई घुस गया है, तो इस डर से नहीं देते कि कब्जा कर लेंगे वो लोग। तो उस केस में जो लैंडलॉर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट वॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टेनेंट्स। जीतने के बाद भी लैंडलॉर्ड को बेसिकली प्रॉपर्टी मिली, जो इतने साल का किराया वो तो मिला ही नहीं। इफ यू आर फाइटिंग विद द लड्डू इन योर हैंड, यू फील ओके, कंफर्टेबल। और प्रॉपर्टी में जो हमारी टेनेंटेड प्रेमाइसेस है उस पर ताला लगा के गया हुआ है, उस केस में एज अ लैंडलॉर्ड मैं ताला तोड़ के अंदर जा सकता हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट द लॉ शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सुनील दत्त दीक्षित। सुनील सर दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और इनका एरिया ऑफ प्रैक्टिस बहुत ही डाइवर्स है, लेकिन इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टी लॉज से रिगार्डिंग है। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम प्रॉपर्टी लॉ से रिगार्डिंग ही रखें। सुनील सर, वेलकम टू दी पॉडकास्ट द लॉ शो। थैंक यू। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें, अगर आप अपने बारे में कुछ ब्रीफ बताना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सर। आई एम ए हम्बल वर्कर इन द फील्ड ऑफ लॉ and have been in this practice since 1989. I'm still a student and hope that I'll remain a student till my last day. ओके सर, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि हम जो पॉडकास्ट है उसका आज फोकस थोड़ा प्रॉपर्टी लॉ से रखते हैं। तो सबसे स्टार्ट करने से पहले सबसे जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे आज करूँगा वो ये है प्रॉपर्टीज़ में कि बहुत बारी लोग होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को टेनेंट्स को देना चाहते हैं, पर वो इस डर से नहीं देते कि कब्जा कर लेंगे वो लोग। तो उस केस में जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने लिए क्या सेफगार्ड रख सकते हैं? जब हम लीज डीड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमें दो तीन चीज़ें हमें जो है इंश्योर करनी चाहिए। नंबर वन, नेचुरली सबसे पहले तो ये कि जो हम रेंट हमने उसमें फ़िक्स किया है वो हमें टाइम पे मिलता रहे। दूसरा ये कि जिस समय ये टेनेंट, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से ये वो रेंट नहीं देता और ड्यू टू एनी अदर रीज़न द टेनेंसी इज टर्मिनेटेड, देन द प्रेमिसेस शुड बी रिटर्न्ड टू यू। अगर वो तुम्हें प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलती एंड इफ द टेनेंट कंटिन्यूज टू बी इन पोजीशन विदाउट पेइंग एनी रेंट, देन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लीजिंग द प्रॉपर्टी दैट विल बी ऑफ नो यूज़। उसके लिए जब भी हम लीज डेट बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये रखते हैं कि द टेनेंसी विल कंटिन्यू, बट इन केस द टेनेंट फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ रेंट फॉर consecutive 2 months, then the tenancy will automatically come to an end and he will have to surrender the property to the lessor. Moreover, if he does not surrender the property and if he continues to remain in possession, in that case we stipulate that he will pay, suppose the rent is X, in case the tenancy comes to an end or the tenancy is terminated, whatever the way is, and he continues to remain in possession, then he will have to pay the damages, and that damages can be 3x, 4x. Once you put this clause, then naturally the other party who continues in possession, because this is a contract. लीज इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो आपने शुरू में बोला कि लोग प्रॉपर्टी देने से डरते हैं, उसका एक सबसे जो बड़ी एक अहम वजह है वो ये है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। यू ऑल्सो नो दैट दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कि मुझसे कोई पैसे उधार लेने आए और मुझे अपनी 10 परेशानियां बताए और मैं उसे पैसे उधार दे दूँ, और जब मुझे उसे पैसे वापस लेने हों तो मैं उसको अपनी 50 परेशानियां बताऊं और वो तब भी ना दे, और लॉ भी ये कहे कि नहीं तुम बताओ तुम्हें क्यों चाहिए पैसे। अरे भाई मेरा पैसा है, मुझे चाहिए वापस। स्टिल हमारे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में भी कुछ जो अब जिस समय ये बना था तब उसका उस समय की जो सर्कमस्टांसेस थी, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, दे वर डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। द प्रेमाइसेस वाज लेस, पर्सन्स वर मोर। तो उसमें क्या था कि एक टेनेंट को प्रोटेक्ट किया गया। अभी ये ना हो कि आज उसने टेनेंट रखा है फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा है,
2 महीने बाद निकाल रहा है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ काम करेगा। कहीं ना कहीं दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट वॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टेनेंट्स, लेकिन अब उसका मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन ये भी एक 1988 में एक अमेंडमेंट आया था दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में। उसमें ये रखा गया कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में अगर कोई टेनेंट को प्रोटेक्शन है तो वो तब है जबकि रेंट जो है दैट इज़ 3500 और लेस। इफ़ इट इज़ मोर देन 3500 देन DRC एक्ट डज नॉट कम टू योर रेस्क्यू, नो प्रोटेक्शन, मतलब दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होता। अब फिर हम दोबारा से वापस उसी बात पे आते हैं कि हमें अगर प्रोटेक्शन करनी है, हमें इस चीज़ से बचना है कि मेरी प्रॉपर्टी कहीं कब्जे ही ना हो जाए, तो उसके लिए नंबर 1 कि इन केस अगर वो नहीं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर वो वेकेट करता तो he'll have to pay the damages। नंबर 2, वैसे तो आजकल सभी प्रॉपर्टीज़ के रेट जो रेंटल जो है दैट इज़ मोर देन 3500 पर मंथ। अगर किसी भी वजह से 3500 है तो आप ये मान के चलिए कि यू विल बी हिट बाय दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। तो आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी उस सर्कमस्टांसेस में 3500 ना हो। और डैमेजेस के अलावा एक और चीज़ होती है, आपको ना कैसे यूज़ करेगा, सबलेटिंग नहीं करेगा, क्या चीज़ करेगा और क्या चीज़ नहीं करेगा उस प्रेमिसेस में, they have to be clearly defined. If it is defined in violation of any one of the said clauses, naturally you can go for termination of the tenancy. Termination of the tenancy के बाद, अब उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यू करता है then he'll have to pay the damages. 2008 में एक नया प्रोविज़न CPC में ऐड हुआ, ऑर्डर 15A सिविल प्रोसीजर कोड, यस, ऑर्डर 15A CPC XVA ऑर्डर 15A। उससे पहले क्या था कि अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी मेरे पास मेरा जो रेंट है इसका 25,000 है, टेनेंट ने कहा कि तो 5,000 रुपये हमारी बात हुई थी, तो वो कोर्ट क्या करती थी कि एडमिटेड रेट ऑफ रेंट है, आप एडमिटेड रेट ऑफ रेंट दो और आप कंटिन्यू करो। और केस चलते थे सालों साल, जैसा कि आप बता रहे थे कि कब्जा ना हो जाए, दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कब्जा ओनली, सही बात है, यस। बट ऑर्डर 15A empowers the court to fix the damages from the date of the filing of the suit, and the damages will be at the rate which the court deems fit and proper in the circumstances of the case. Naturally, the circumstances relate to the location of the property, position of the property, condition of the property. अभी एक की प्रॉपर्टी है, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक करोल बाग की ही प्रॉपर्टी थी। आई वॉज डूइंग द केस, उसमें 98 रुपीज़ रेंट वो कहकर उसमें कंटिन्यू कर रहे थे सालों से। वी फाइल्ड अ सूट फॉर पोजीशन सेइंग दैट द टेनेंसी हैज़ बीन टर्मिनेटेड एंड नाउ ही हैज़ टू पे द डैमेजेस। अभी आई डोंट नो कि आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा वाइड है, तो लेट मी गिव ए कंप्लीट आंसर टू दैट। इवन DRC एक्ट से बाहर आने के लिए 3500 नहीं, एक और तरीका है। अच्छा, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस एंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द टेनेंट द टेनेंसी इज टर्मिनेटेड बाय वे ऑफ द नोटिस। आपको नोटिस देना है एडवोकेट का कि जी मैं आपकी टेनेंसी टर्मिनेट कर रहा हूँ, दैट टेनेंसी इज टर्मिनेटेड। Premises should be residential, but thereafter, if after the termination of the tenancy, tenant expires, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कभी भी एक्सपायर होता है,
if the tenant expires, his legal heirs can continue to remain in possession only for 1 year. Thereafter, they become the unauthorized occupants. Okay. This is, you can find it in the definition of the tenant in Delhi Rent Control Act, Section 2, subsection L, explanation 3. Okay. अब तुम कहोगे इतना ज़्यादा याद किया पड़ा है. I have used it so many times. Explanation 3, 2L3. So that says if the tenancy, if the tenancy is terminated, then the legal heirs after the death of the tenant, they become the statutory tenants. And when they become the statutory tenants, they can continue only for 1 year. Thereafter, they become unauthorized occupants. हमने क्या करा, हमने ये कहा कि now they are unauthorized occupants. Now they are in a way encroachers. The damages were 98 rupees rent था, and the damages were fixed by the court of Justice Pratibha M. Singh at the rate of 1 lakh per month. Okay. 1 lakh per month. Within 9 to 10 months, he surrendered the premises. Naturally, we had to forego the amount of damages, because by that time when he surrendered it, by that time a whopping amount of more than 56 lakhs that had accumulated. Okay. But he said, okay, I'll vacate the premises. अगर आप मुझे करते हो तो मैं आपको premises वापस कर देता हूँ. My client also thought, because the property was too big, so he said he's sitting there, let's not continue with the case, let's get the possession. And that way it was. So 15A CPC has come to the rescue of the landlords in so many cases against the unauthorized occupants. अगर कोई वैसे भी आपकी प्रॉपर्टी में घुस गया है, चलो ये तो टेनेंट है, अदरवाइज भी कोई घुस गया है, एंड इफ ही कंटिन्यूज इन पोजीशन एंड यू आर दी ओनर, आप कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हो, देन यू कैन ऑलवेज क्लेम द डैमेजेस अंडर ऑर्डर 15A CPC. ओके सर, लेकिन जैसे आपने पूरी जैसे बात बताई, जीतने के बाद भी लैंडलॉर्ड को बेसिकली प्रॉपर्टी मिली, जो इतने साल का किराया वो तो मिला ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको भी ये बात रियलाइज़ हुई कि अगर वो आगे और फाइट करेगा तो शायद और लंबा खींचेगा. ये शायद हमारे जो लॉस का एक शायद ड्रॉबैक भी आप कह सकते हैं. ड्रॉबैक बिल्कुल बिल्कुल है, बिकॉज अभी होता क्या है कि सपोज यू गेट दी ऑर्डर कि भैया 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सूट. सपोज आपके 60 लाख रुपए इकट्ठे हो भी गए, लेकिन उन 60 लाख को रिकवर करने के लिए अब 15A में क्या दे रखा है, 15A में ये भी दे रखा है कि इफ़ ही डजंट पे दी दैट अमाउंट, बिकॉज इफ़ ही डिपॉजिट्स द अमाउंट, अच्छा ये अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट होती है, इट डजंट गो टू द लैंडलॉर्ड, वो मिलेगी तब जबकि केस फाइनली डिसाइड होगा. अगर ये कोर्ट में डिपॉजिट हो भी जाती है तो भी वो उसे मिलेगी लास्ट में, अगर उसके फेवर में होता है. और अगर वो नहीं डिपॉजिट करता तो उसकी डिफेंस स्टक ऑफ हो जाएगी, मीन्स ही कांट डिफेंड हिज केस. अगर उसने कुछ अपनी डिफेंस ले भी रखी है तो दैट विल नॉट बी अवेलेबल टू हिम. तो थोड़ी सी छोटी तो हो जाती है लिटिगेशन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एकदम से ख़त्म हो गई. अच्छा, फिर एक और बात भी है, उन्होंने जो वो अमाउंट फिक्स की थी डैमेजेस की, उसकी डिफेंस ख़त्म कर दी. उस डिफेंस ख़त्म होने के बाद उस अमाउंट को रिकवर करना, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कोर्ट ये कहती है अगर उसने नहीं दिया तो हमने उसकी ख़त्म तो कर दी डिफेंस, नथिंग मोर. सो इन दैट वे माई क्लाइंट वॉज वेरी स्मार्ट एंड ही सेड नो, आई विल टेक द प्रेमाइसेस, आई विल नॉट रन आफ्टर द मनी. एंड प्रेमिसेस वॉज up 175 square yards, main road, Deshbandhu Gupta Road. That was a big building. Now he must be getting 5 lakhs per month. Okay. सर, एक जैसे इस पे हमने बात करी, एक चीज़ मैंने और देखी है, कई बार ये होता है हमने किसी को रेंट पे दी हुई है प्रॉपर्टी, रेंट पे देने के बाद क्या करता है व्यक्ति, हमें पैसे नहीं दे रहा होता, हमारा टेनेंट 2-3 महीने से दिए नहीं, फ़ोन्स नहीं उठा रहा, गायब हुआ है,
और प्रॉपर्टी में जो हमारी टेनेंटेड प्रेमाइसेस है उस पर ताला लगा के गया हुआ है, उस केस में एज अ लैंडलॉर्ड मैं ताला तोड़ के अंदर जा सकता हूँ? नॉट एट ऑल। अगर आप ये करेंगे तो कहीं ना कहीं, बिकॉज अभी आप कह रहे हो कि वो गायब हुआ है ताला लगा के, एज सुन एज यू ब्रेक द लॉक he will reappear and he will file a complaint against you that he has trespassed into my premises, and he must be having so many proofs to show that I was in possession and I was a tenant, and he may also file false claims कि मेरा तो पता नहीं क्या क्या अंदर सामान रखा था, कितनी कॉस्ट थी, क्या था, पैसे रखे थे, ये रखा था, वो रखा था, then you will be in trouble। देखो सबसे बड़ी बात यह है, if something of that sort happens that he locks the premises and runs away, मतलब disappear हो जाता है, you file a petition। अगर ये 3500 तक का है तो भी आप एक eviction petition डालिए एंड उसकी उसी एड्रेस पे जहाँ पर आपको पता है उसकी सर्विस कराइए। नहीं सर्विस होती उसको सब्सटीट्यूटेड सर्विस कराइए बाय वे ऑफ पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर। फिर भी कोई नहीं आता, यू गेट हिम एक्स पार्टी और उसके बाद उसके खिलाफ डिग्री ले लीजिए। जैसे ही आप डिग्री लेकर आप पोजीशन लेंगे, he will reappear naturally, he will again go to the court, but you I think you will agree with me, if you are fighting with the laddu in your hand you feel okay, comfortable। अब आपके पास लड्डू भी नहीं है और फिर भी आप लड़े जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं लड्डू क्या है, प्रेमिसेस प्रेमिसेस आपके पास है, तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद अगर वो कंटेस्ट कर भी रहा है देन ही विल बी डूइंग एट हिज ओन कॉस्ट। मे बी कि कल को कोर्ट जब उसको डिसमिस करे तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी उसको देनी पड़े। पर ये सारी चीज़ें करते करते भी 1-1.25 साल हमारा फिर निकल जाएगा। देखिए टाइम फैक्टर तो है। इफ़ आई से दैट इट विल बी लाइक आप चुटकी बजाई और काम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अब कोर्ट्स ने, आपने शायद ये काफ़ी सारी जजमेंट्स देखी होंगी, कोर्ट्स जो है अवेयर हुई हैं कि भाई अगर ये लैंडलॉर्ड्स को आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे या लैंडलॉर्ड्स को ये कहीं ना कहीं अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन से नहीं बचाओगे, तो एक टाइम वो आएगा कि कोई किसी को प्रेमिसेस देना ही बंद कर देगा। मतलब प्रेमिसेस तो हो जाएगा, प्रेमिसेस तो है बहुत सारे, लेकिन कोई दे नहीं रहा किसी को, देन देयर विल बी डर्थ ऑफ प्रेमिसेस। तो वो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को और ओवरऑल जो सारा जो टर्नओवर है उसके अगेंस्ट जाएगी बातें। तो अभी तुमने देखा होगा जैसे 2008 में सत्यवती शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आई, 2011 में आत्माराम वर्सेस फेडरल मोटर्स, ये सारी जजमेंट जो है, और उसके बाद सो मेनी जजमेंट्स 2008 से कितनी सारी जजमेंट्स जो हैं ये आ रही हैं, और वो ये सिर्फ इसीलिए आ रही हैं कि प्रेमिसेस जो है इट शुड नॉट बी लॉक्ड, कि ये ना हो कि ब्लॉक पड़ा रहे और लोग कतराएं। अच्छा होता क्या था पहले, हाँ जी खाली करा ना, हाँ बोलो कितने पैसे दे रहे हो। ये तो सर आज भी होता है, लेकिन अब आप शायद आपने पता नहीं फील किया है, नहीं किया, रियलाइज़ किया नहीं किया है, बहुत सी ऑफ चेंज। वजह नंबर 1, एक आपने पगड़ी सुना होगा, पगड़ी मैं आपसे पूछूंगा अभी पगड़ी के बारे में। पगड़ी क्या होती थी, जैसे कि कोई प्रेमिसेस है, मेरे पास प्रेमिसेस है, पहले क्या होता था जब डीआरसी एक्ट नया नया आया तो लोगों को पता था कि एक बार तुमने दे दिया तो खाली तो करा नहीं सकते, मतलब तुम्हें अपना प्रेमिसेस वापस लेने के लिए भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई मैं इसलिए खाली करा रहा हूँ कि उसने सबलेट कर दिया, मैंने 11 महीने के लिए दिया था, वो 11 साल बाद भी मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैंने इस वजह से वो 14(1) और उसके प्रोवाइजो के कितने सारे वो ग्राउंड्स हैं, उनमें से कोई एक ग्राउंड मुझे प्रूव करना पड़ेगा, ओनली देन आई विल गेट बैक द प्रेमाइसेस। मतलब उसमें कहीं ना कहीं एक बेईमानी भी तो है ना कि आप अपना प्रेमिसेस के लिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने पैसे दे दिए और उधर वापस लेने के लिए भाई क्यों चाहिए तेरे को पैसे, अरे भाई मेरे पैसे मुझे चाहिए नहीं, सही बात है। तो पगड़ी कैसे शुरू हुई, जब लोगों को पता लगा कि भाई ये इतनी जल्दी तो खाली हो नहीं सकता। जैसे सपोज प्रॉपर्टी है 100 रुपये की, तो लोग क्या करते थे 90 रुपीज़ ले लेते थे, 80 ले लेते थे, 50 ले लेते, 75 जैसा मिल जाता था, और उसको लेट आउट कर देते थे। और वो जो पैसे पगड़ी के होते थे, ये पगड़ी है, ये जो ले रहे हैं पैसे,
वो कहीं लिखे नहीं जाते थे. एंड द प्रेमिसेस इज गिवन टू द टेनेंट. और उसका रेंट कितना रख देते थे? मामूली 20 रुपये, 50 रुपये, नॉमिनल 100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये. इवन मैं अपना याद करूं तो व्हेन आई वाज ए किड वी वर रिजाइडिंग इन ए premises and the rent was 10 rupees. 10 rupees per month. That was till 1993. मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छा क्यों प्रेमिस ये लैंडलॉर्ड क्यों करते थे? एक तो उनको ये रहता था कि हमें जैसे 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, हमें ज़रूरत है तो हमें 50-60 रुपये 70 रुपये जो भी पगड़ी मिली वो मिल भी गई, और प्रेमिसेस भी नहीं बेचा. प्रेमिसेस अभी भी रेंट पर है. ये सारा काम कच्चे में होता था. अरे कहीं कोई राइटिंग ही नहीं है, सब मतलब कहीं कोई पैसा नहीं है, कोई चेक नहीं है, कुछ नहीं है. एक बार एक जजमेंट थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पार्टीज, बट दैट वाज पास्ड बाय जस्टिस वाल्मीकि मेहता. आपको पता होगा जस्टिस वाल्मीकि मेहता की डेथ हो गई है. आपका एक केस भी था, मैं वाल्मीकि मेहता से याद है मुझे. मैं इंटर्नशिप कर रहा था आपके पास. तो उन्होंने केस जब आया था तो उन्होंने कही थी, मिस्टर काउंसिल योर ड्राफ्टिंग इज़ वेरी गुड. मेरे को पढ़ के सारी चीज़ समझ आ गई थी, वो स्टे दे दिया था पहले के 2 मिनट में. इस समय बताऊँ क्या चक्कर है, वो ही इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड. ही हैज़ पास्ड अवे एंड ही आई थिंक पास्ड अवे एट द एज ऑफ 59 एंड ही वॉज ए वेरी गुड जज. वो मैं एक बार ड्राफ्टिंग करके गया तो उन्होंने मतलब मुझे ये था कि मैं पूरा मतलब इट वॉज ए कॉम्प्लिकेटेड सूट, तो मुझे ये था पता नहीं क्या पूछेंगे. मैं ये सारी चीज़ें तैयार करके तो मैं जैसे खड़ा हुआ कर लगा, नहीं बैठ जाओ, मैं वही था सर आपके साथ. आप बताइए लेकिन. तो आई थॉट समथिंग इज़ बैड यार, तो मेरी सुन ही नहीं रहे. एंड ही स्टार्टेड डिक्टेटिंग. मेरे को नोटिस भी कर दिया, स्टे भी दे दिया. फिर कहते हैं योर ड्राफ्टिंग वॉज गुड एंड आई कुड गैदर इट वेरी इजीली, सो नथिंग, नो असिस्टेंस वॉज रिक्वायर्ड. बट ही वॉज ए वेरी गुड जज. उन्होंने ना उस जजमेंट में जो मैं आपको बता रहा था ना रेंट की, उसमें उन्होंने कहा था सपोज किसी टेनेंट ने अगर दी भी है पगड़ी, सो ही हैज़ रिमेन्ड इन द premises फॉर मोर देन 30 years, 40 years, 50 years, so that should not come in the way. And he confirmed the eviction order which had been passed by the rent controller. तो होता क्या है कि अब जो जजेस का है काफ़ी एक वो समझ रहे हैं कि भाई एक परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है लैंडलॉर्ड्स का. तो अब वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को अब रिकॉन्साइल कर रहे हैं कि अब दोनों का मतलब एक कहीं ना कहीं एक जो सही चीज़ होनी है वही होनी चाहिए. अभी भी ऐसा नहीं है कि टेनेंट्स को कि भाई टेनेंट का केस आया तो टेनेंट के खिलाफ ही होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्टिस मेहरा, जस्टिस मनमोहन सिंह, इनकी अगर आप जजमेंट्स देखोगे तो टेनेंट्स के फेवर में बहुत सारी जजमेंट्स मिल जाएंगी. इवन मैंने एक जस्टिस संजीव सचदेवा के सामने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस किया था. उन्होंने भी क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर एक टेक्निकल था, तो उन्होंने कहा कि लेकिन नहीं, एंड ही पास द जजमेंट इन फेवर ऑफ द टेनेंट. लेकिन ये भी है कि अब ये वाली बात नहीं है कि टेनेंट की जो प्रोटेक्शन है वो विदाउट एनी बेसिस है. अगर कोई बेस है तब तो प्रोटेक्शन मिलेगी, अदरवाइज भाई रीजनेबल प्रोटेक्शन दी यू जा हैव रही टू है. फॉलो द लॉ. काफ़ी कुछ फर्क पड़ गया. जनरली हमारे पॉडकास्ट की जो लेंथ है वो 20 to 25 मिनट्स की होती है. सिंस इट्स अ लॉन्ग पॉडकास्ट तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है. तो हमारा जो पार्ट सेकंड है उसको आप नेक्स्ट वीक देख लीजिएगा. थैंक यू एंड गाइज आई होप यू लाइक दिस एपिसोड. तब तक के लिए इस चैनल को आप लोग प्लीज़ देखते रहिए. इस चैनल को लाइक करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, द लॉ शो.